जय हिंद। आप सभी का दिव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, क्लास 10th में जो हिंदी है वो एक बुक ना होकर इसमें दो दो बुक है। हमने पहले बुक यानी वर्णिका के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इनके सारे जो लेखक परिचय हैं, जो कहानी के सारांश हैं, बहुत अच्छी तरह से हम बात किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ इनके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी बात किए हुए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज हम इसमें जो बात करेंगे वो इनके दूसरे बुक यानी मेन बुक जो है वो है गोधूली, इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, गोधूली का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आप इस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं कि गो और धूली। देखिए, गौ मतलब होता है गांव, जो गौ होती है, और धूली मतलब होता है धूल। जो शाम के बेले गाय जब जाती है, जब उनके पैर से धूल निकलती है, हम उन्हीं को कहते हैं गोधूली। तो इसमें हम बात करेंगे गोधूली के ऊपर जो बात करेंगे, इसमें दो खंड में बांटा गया है सारे चैप्टर्स को। देखिए, एक है आपका गद्य खंड और एक है काव्य खंड। गद्य खंड जो है, इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी कहानियां होगी, निबंध होगी, बड़े बड़े शब्दों में होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा। वहीं अगर देखेंगे काव्य खंड, वो कविता के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। अक्सर वो छोटे पदों में होता है, कम शब्दों में वो सारा सारांश बताने का उसमें काबिलियत होती है वो शब्दों में। तो आज हम बात करेंगे इनके पहले खंड यानी कि गद्य खंड के ऊपर बात करेंगे। गद्य खंड में पहले चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, आप जानते हैं वही बालक जिनको इस देश में पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, और अंततः उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर और शिक्षा के दम पर इस देश का संविधान लिख दिया। और आज इस देश में जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वो पद की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति की पद हो, चाहे आम जनता की बात हो, वो सारे उसी संविधान के अंतर्गत आता है। आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर कर दे, साथ ही साथ लाइक भी कर दे। और आप एक से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी हम इस पर वीडियो डालें इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय। आप यहाँ देख रहे हैं सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा शॉर्ट नोट्स के भांति यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इनका पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लो, तब जाकर हम एक एक शब्द पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आप ले लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेखक परिचय। देखिए, पहले थोड़ा सा 5 मिनट हम आपका समय लेने के लिए चाहेंगे। देखिए, ये जो मतलब है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब काम या मेहनत, वही अगर हम देखें जो विभाजन होता है उनका मतलब होता है बंटवारा। और जाति मतलब होता है कि जन्म से ही किसी व्यक्ति को समुदाय में बांट देना, उन्हीं को कहते हैं जाति। और प्रथा मतलब होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, परंपरा या रीति रिवाज। यहाँ पे जो आप लेखक के बारे में पढ़ेंगे वो है भीमराव अंबेडकर। यह एक दलित परिवार का लड़का है, इसका जन्म एक दलित वर्ग में होता है, और इनको यहाँ पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं रहता है। आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं है, यानी कि आप कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य होता है, और यह पानी पीने का अधिकार नहीं है, और ये अधिकार देने वाला कौन नहीं है, वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। इनके अगर जीवन के ऊपर बात करें तो इनके माँ जी इनको पहले ही बता दिए कि देखो, अगर तुम्हें इस समस्या से निकलना है और अपने समुदाय को अगर ऊपर उठाना है, तो वो एक ही साधन है, वो है शिक्षा। अगर तुम शिक्षा को अपना हथियार बना लो तो तुम इस
देश को ही नहीं, तुम इस संसार को एक कर सकते हो और तुम जो कहोगे वो सारी दुनिया समझेगी। ये लड़का बचपन में ही माँ की बातों को सुनकर ये अपने सपने को सँजो लिया और इनकी माँ इनके साथ बहुत अधिक समय तक समय नहीं बिता पाती है। बहुत कम उम्र में ही इनकी माँ गुजर जाती है, यानी कि इनके जो 5 वर्ष होते ही होते इनकी माँ का देहांत हो जाता है। इनके पिताजी हैं और इनके पिताजी कुछ समय के बाद भी इनके चले जाते हैं और कुछ समय के बाद इनका विवाह शादी किया जाता है और इनके 5 पुत्र होने के बावजूद भी एक पुत्र भी इनके जीवित नहीं रहते हैं और वहीं देखिएगा इनकी जो पत्नी होती है वो भी जीवित नहीं रहता है। एक लड़का जो शुरू से लेकर हर कार्य में संघर्ष किया, वो चीज अंतिम तक इनको सताते रहा, तब जाकर आज हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आज हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हर चीज आपको बताते हुए चलेंगे। आपके 10th क्लास में उतने बात नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सुनिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एकांत में जाकर जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि पढ़ाई कभी भी शोरगुल में नहीं होती है। और अगर आपके पास ईयरफोन है, हेडफोन है, आप उनको लगा लीजिए ताकि बातों को समझ पाइएगा। अभी लिखने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक को समझते हैं तो सिर्फ अगर दिमाग को एकांत करके रखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आता है। वहीं अगर दिमाग को बंटवारा कर देते हैं तो हमें समझ में एक पॉइंट भी नहीं आएगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जरूर अपने हर एक कार्य को छोड़कर एकांत में जाकर बैठ जाए और समझने का प्रयास करिएगा। और बहुत एक सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बहुत अधिक संघर्ष भी किए हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इनका संधि विच्छेद क्या है, हर बात बताएंगे। पहले देख लेते हैं लेखक परिचय। देखिए, यहाँ अगर हम लेखक के ऊपर बात करें, जो लेखक का नाम है वो है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ है, जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। तो जन्म जब हुआ तो कहीं न कहीं हुआ होगा। तो इसका जन्म हुआ है कहाँ पे? तो महू मध्य प्रदेश में। ये भारत का एक राज्य है और मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। अगर जन्म हुआ तो किस परिवार में हुआ? तो इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ है? दलित परिवार में हुआ है। आपके बुक में इनके पिताजी और माताजी के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमने फिर भी किया यहाँ पे कि इनके पिताजी का जो नाम है वो रामजी सकपाल है। आप सतपाल का भी याद नहीं रखिएगा, सकपाल क्या है? रामजी सकपाल है। वही अगर इनके माताजी के नाम के बारे में अगर पूछा जाए कभी काल तो वो है भीमाबाई, जिनकी मृत्यु बहुत इनके कम उम्र में ही हो जाता है। मतलब इनके भीमराव अंबेडकर के लगभग 5 वर्ष की अवस्था में इनके माँ का देहांत हो जाता है। अगर बात करें, इन्होंने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया। जब ये बाबू स्कूल जाते थे तो इनको अंदर में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, इनको भगा दिया जाता था, इनको गेट से बाहर करवा दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये अपने बात से कभी मुकरे नहीं। ये शिक्षा को हर हमेशा एक एक्सट्रीम लेवल का एक साधन समझा, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। इसके बाद जब ये स्कूल जाते थे तो इनको कभी कभी जब प्यास लगता था तो ये बेचारा प्यासे ही रह जाता था। और इनको पानी तब मिलता था जब स्कूल में कोई प्यून होते थे, जो चपरासी होते थे, वो पानी इनको उठा कर ऐसे देता था और ये बाबू ऐसे करके पीता था ताकि टॉर्च ना हो पाए। जिस दिन सोचिए प्यून नहीं होता तो ये छोटा सा बालक कैसे रह पाता। उस दिन ये बालक प्यासे रह जाता था। तो यहाँ पे देखिए, इतना संघर्ष करने के बाद इसे मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछेगा, आप में सॉरी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो देखिए, B4 हो जाएगा भीम, R4 क्या हो जाएगा? राम, और A4 हो जाएगा अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वहीं अगर देखिए, इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने देश में ही किया
और एक आश्चर्य की बात है, इनके वर्ग में, इनके परिवार में ये पहला लड़का था जो 5वीं क्लास पास हुआ था। सोच सकते हैं, पूरे एकदम खुशी का माहौल वहाँ उमड़ा उठा कि एक लड़का है जो अब हमारे परिवार से भी, हमारे वर्ग से भी शिक्षित हुआ है। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने देश में ही पूरा करता है। वहीं आगे की पढ़ाई, उच्चतर शिक्षा के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता। अब सोचिए, एक लड़का के पास पैसा नहीं है, फिर भी इतना अधिक मनोबल है कि इनको शिक्षा ग्रहण करना है। सोचिए, लेकिन आज के जो गार्जियन है, उनका एक ही दिमाग रहता है, अरे चलो घीच घाच इसको किसी भी तरह से पढ़ा देंगे। वो बोलता हम गरीब हैं, लेकिन उनका शराब नहीं छूटता। वो कभी नहीं कहता कि हम गरीब हैं, हम इनके लिए शराब छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे। वो एक बात कहेगा कि हम गरीब हैं, हम बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वो कहेगा, कोई भी उनके यहाँ गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं मेरा तो सारा पैसा बच्चे को पढ़ाने में ही खत्म हो जाता है। अब सोचिए कितना दुख की बात है, कितना रुपया खर्च होता होगा, 1000 रुपया, 2000, क्या महीना में 1-2 हजार रुपया वो क्या इकट्ठा नहीं कर पाते हैं? लेकिन उनके लिए अगर कह दिया जाए शराब के लिए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चलिए हम यहाँ बात करते हैं, ये उच्चतर पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर, इनके यहाँ पे कोई राजा थे, उनका नाम था बड़ौदा नरेश। इनके प्रोत्साहन राशि पर उच्चतर शिक्षा के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क, अमेरिका गए, और अमेरिका के बाद फिर ये लंदन यानी इंग्लैंड गए। कहाँ गए? लंदन और इंग्लैंड। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि इनके प्रोत्साहन राशि से ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर। आपसे पूछेगा कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर उच्चतर शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका, और इनके बाद ये लंदन यानी इंग्लैंड गए थे। वहीं अगर आगे बात करें, ये आगे वहां जाकर बहुत अधिक संघर्ष करते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब ये जाते हैं वहां पे, तो उस समय क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच हुआ है। इस समय ये बालक ये विदेश में ही रहता है, और वहां पे प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इनके जो है बड़ौदा नरेश के माध्यम से इनको प्रोत्साहन राशि भेजना बंद कर दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं स्कॉलरशिप, इनको मात्र 40 रुपया दिया जाता था। उसी से ये अपना सारा वहाँ की जो इनकी जरूरत थी वो पूरा करते थे। और बगल में ये क्या करते थे कि बर्तन को भी धोते थे, पैसा को एकत्रित करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ पाए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इतना मेहनत करने के बाद जिस देश में इनको संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, यहाँ पे इनको विज्ञान पढ़ने पर रोक लगा दिया गया था, मैथ पढ़ने पर इनको रोक लगा दिया गया था। लेकिन विदेश जाकर जब ये अच्छी तरह से पढ़ाई किए, तो इनको कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो है विधि वेता, मतलब कानून के यहाँ पे जानकार बने। अर्थशास्त्री, अर्थ मतलब पैसा, शास्त्री मतलब होता है इनका अध्ययन करना, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी बने। समाज शास्त्री मतलब समाज के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। और शिक्षाविद मतलब शिक्षा के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपना जानकारी को इकट्ठा किए, और ये सब बनकर उभरे। इनके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपने संघर्ष के दम पर इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। आप सोच सकते हैं कि मतलब मानवीय अधिकार, मतलब मानव को भी अधिकार नहीं था कि मानव मानव हो। आप समझ सकते हैं कि जो स्त्रियां थी, सबसे पहले बात किया गया अछूत। अछूत किसे कहा गया है? दलित वर्गों को कहा गया है, नीच जात को कहा गया है, अछूत कहा गया है। उनको मतलब मानव का भी उनको नहीं कहा जाता था, मतलब मानव का श्रेष्ठ, मानव के भी दर्जे में नहीं रखा गया था। वहीं स्त्री भी है, स्त्री को भी और मजदूरों को भी मानवीय अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया? अथक संघर्ष किया। वहीं अगर देखें, इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे कितने थे, मतलब ये कितने व्यक्ति से प्रेरित होते थे? 3 व्यक्तियों से ये प्रेरित होते थे। कौन कौन सब है? तो वो है बुद्ध और कबीर या ज्योतिबा फूले। भगवान बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फूले हैं। ये 3 व्यक्ति हैं इनके जीवन के प्रेरक,
यानी प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो ये है बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फुले है। तो कितने हैं? 3 हैं। अब आगे जब इतने सारे संघर्ष किए, बीच में बहुत सारा चीज होता है। अब जब 12th क्लास में जाओगे तो आप वहां पढ़ोगे अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में बहुत सारे संघर्ष होता है। इन सारे संघर्षों को झेलते हुए ये आगे जाकर इतना अधिक, ये कह सकते हैं कि स्ट्रीम लेवल का नॉलेजेबल हो जाता है कि इनको संविधान लिखने का यहाँ पे समय दे दिया जाता है, इनको अधिकार दे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कहा जाता है इसीलिए कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। तो आपसे पूछेगा कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वही अगर देखिएगा इतने सारे कार्य करते हुए अगर देखिएगा तो व्यक्ति का फिर उम्र भी हो जाता है। एक चीज हम आपसे बात करेंगे कि जब इतने सारे संघर्ष करने के बाद, अब सोचिए संविधान को भी लिख डाले, लेकिन फिर भी इनको अधिकार नहीं मिल रहा था। इन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो दलित वर्ग को यहाँ पे थोड़ा सम्मान दे, मानवीय अधिकार दे, लेकिन फिर भी कोई किसी भी तरह का इनको अधिकार नहीं दिया किसी भी व्यक्तियों के द्वारा। अंततः इन्होंने एक ऐलान किया कि मेरा जन्म जो हुआ है वो हिंदू धर्मों के रीति रिवाज से जरूर हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु हिंदू धर्मों में नहीं होगी। तो ये जीवन के अंतिम संघर्ष में इन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीना पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया, सोच सकते हैं। और अंतिम में इनका निधन भी हो जाता है। तो निधन कब होता है? निधन होता है इसका 1956 ईस्वी में। कब होता है? 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। अब सोचिए एक व्यक्ति अपने संघर्ष के दम पर कहां से कहां तक आ गए। लेकिन आज देखिएगा समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, जब आप कोई नए कार्य को करने के लिए जाइएगा तो वहां आपका विरोध करेगा, बोलेगा इसी से होगा, लगता है, हो सकता है, मैंने कहा मम्मी पापा एक काम कर ले है, दादाजी कर ले है, भैया जी कर ले है, ये कौन बकलवा गया करने के लिए, है ना। ये सारा चीज समाज के ऊपर में है, हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक ही वही है। तो यहाँ पे देखिए इसका निधन हो जाता है दिल्ली में। अब देखिए जो भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने कई रचनाएं को लिखे हैं। हम उन सारी रचनाओं को नहीं लिखे जो आपके 10th क्लास में पूछे जाते हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं हम उसी के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे इनके रचना है, लेकिन हम सारे रचना को छोड़कर कुछ मेन रचना के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ऑफ द कास्ट मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि भीमराव अंबेडकर के प्रमुख रचनाएं इन्होंने अपने हाथों से लिखा। अब यही जो है ये क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब ये जातियों के ऊपर एक रचना है। इसी से एक छोटा सा अंश लिया गया था। क्या? ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये लिखा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, समझे, भाषण देने के लिए कि समाज में आज किस तरह की कुरीतियां हैं, लोगों की मानसिकता क्या है, सोच कैसी है, इनके ऊपर इन्होंने भाषण को लिखा था ताकि ये भाषण दे पाए। ये लिखे थे 1936 के लाहौर अधिवेशन में, लेकिन ये अधिवेशन के अगर बात करें तो इसमें ये नहीं दे पाए थे भाषण, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी लोग थे जो इनको दबाने के लिए चाहते थे। इनके बाद इस भाषण को इन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया, संस्कृत अनुवाद कर दिया, और इसका हिंदी अनुवाद कोई व्यक्ति ही किया। अब देखिए अगला जो है इनका रचना है द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स आपसे पूछा जाएगा कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो ये है कि इनके भीमराव अंबेडकर के। हु आर क्षुद्रा, क्या मैं क्षुद्र हूं? इनके ऊपर भी मैंने सॉरी इसने लिखे द अनटचेबल्स मतलब छूने से अछूत हो जाता है। सोच सकते हैं कि एक पंडित और एक क्षुद्र की बात हो रही है, क्षुद्र छुएगा, पंडित अछूत हो जाएगा। आप सोचिए जो पंडित वहां पे मंत्र पढ़ रहा है, क्या उसके पास इतना शक्ति है अछूतों के पास कि अछूत हो जाएगा वो? आपके पास क्या पावर नहीं है कि उनको शुद्ध कर दीजिए अछूतों को?
तो नहीं, ये मन के भ्रम था। आगे है यहाँ पे बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इन्होंने बुद्ध के ऊपर पर भी इन्होंने रचना लिखे। वही अगर देखिएगा आगे यहाँ पे हम लिखे हैं, नोट में लिखे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कि यह भाषण मतलब कौन सा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है, समझे। तो यह भाषण लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के लिए तैयार किया गया था, हम आपको बताएं। लेकिन यह भाषण नहीं दिया गया था, कुछ क्रांतिकारी जो लोग थे बोले ना नहीं, जाति प्रथा पे भाषण देगा, लोगों में यहाँ पे विवाद ला के दे देगा, तो इसलिए ये भाषण नहीं दे पाए थे। तो ये सारे इनके क्या है, प्रारंभिक इनके परिचय या जीवन परिचय आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऊपर। क्या आपको समझ में ये आया, ये भीमराव अंबेडकर के जो जीवन परिचय समझ में आया? अगर आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख कर भेजिए कि मुझे समझ में आया है। और साथ ही साथ फिर से आपसे आग्रह है कि अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे। आज चलिए फिर हम बात करते हैं आगे यहाँ पे चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रम मतलब होता है काम या मेहनत, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, और जाति मतलब क्या होता है, जन्म के आधार पर तय समुदाय मतलब बनाया गया समुदाय जो वर्ग है, और प्रथा मतलब होता है परंपरा, और या आप रीति रिवाज कह सकते हैं। तो ये होती है इनके। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे अब है यहाँ पे कि कहानी का सार या सारांश कह सकते हैं। देखिए क्या है, भीमराव अंबेडकर कहना चाहते हैं कि आज के जो ये आधुनिक युग के जो लोग हैं, जो समाज है, ये विडंबना की बात है, जो आधुनिक युग के समाज है ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये श्रम विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भीमराव अंबेडकर का कहना है कि विडंबना की बात है कि आज के यानी आधुनिक युग के जो लोग हैं, इनका कहना है कि सभ्य समाज के लिए जाति प्रथा होना आवश्यक है। ये तर्क देते हैं, जो आधुनिक समाज के जो लोग हैं ये तर्क देते हैं, क्योंकि अगर जाति प्रथा नहीं रहेगा तो काम किस प्रकार से होगा, लोगों में बांटा जाए काम। और इनके बाद भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि देखिए काम का बंटवारा हो, इनके लिए हमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ लोगों का बंटवारा वहां हो जाता है। काम बांट दीजिए, ये करे वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों का बंटवारा ना हो। मतलब श्रमिक विभाजन के साथ साथ समाज में श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। ये चीज का विरोध करने के लिए चाहते हैं भीमराव अंबेडकर। अब क्यों करने के लिए चाहते हैं, आपका मन में होता होगा ना, होना भी चाहिए। हम चलिए बात करते हैं आज इसी के ऊपर। देखिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ये रोकने के लिए चाहते हैं कि देखिए कि अगर एक व्यक्ति है वो है मानकर चलिए श्रमा जात के लोग, श्रमा जात के लोगों का काम होता है बढ़ाई का काम करना। अगर वो व्यक्ति चलिए शुरुआत में वो अपने आप को संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो चलिए उन्होंने क्या किया, आगे चलकर वो काम सीख लिया बढ़ई का, कारपेंटर का काम सीख लिया, तो चलिए वो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उनके बाल बच्चे होंगे, क्या अगर उनके पास अगर शक्ति है, अगर उनके पास वो क्षमता है कि हम ये काम को ना करके हम ऊपर अच्छे काम को करें, ये अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सभ्य समाज के लोग हैं उनका कहना है कि सभ्य समाज के लिए ये जरूरी है कि उनके जो पिताजी जो काम कर रहे हैं उनका बेटा भी वही काम करेगा, उनका बेटा भी वही काम करेगा। इसी चीज में यहाँ पे डिबेट होने लगता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि देखिए यहाँ पे आप जो ये बात बता रहे हैं ये अच्छी वाली बात नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा होगा कि शर्मा का बेटा ही यहाँ पर वही काम करे, कारपेंटर का काम करे, नाई के बेटा ही केस काटे, तो जब वही काम लगातार करते रहेगा तो संख्या बढ़ने लगेगा। जरूरी थोड़ा कि सबको उसी कार्य में मन लगता है। तो इनके ऊपर इन्होंने बताया कि देखिए कोई भी व्यक्ति हो,
उनके लिए सबसे पहले प्रावधान होना चाहिए कि उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उनको हर चीज़ बताया जाए ताकि वो आगे चलकर सब समाज में बेहतर योगदान दे पाए। आज मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे पापा जी, भैया जी वो मजदूर हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाने का काम करते हैं। मेरी रुचि अलग हो रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके माँ जी, पापा जी मजदूर हैं, या हो सकते हैं और बहुत सारे आपके पापा जी टीचर होंगे, या नहीं तो और कुछ होंगे, लेकिन आपके जो सोच है वो दूसरा सोच हो सकता है। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का कहना उचित है कि सब समाज का निर्माण अच्छा तब होगा जब हम उनको बेहतर नॉलेज दें, और उस नॉलेज के आधार पर वो खुद अपने कार्य को, अपने पैसे को वो चयन कर पाए, है ना, ताकि वो अच्छी तरह से कर पाए उस क्षेत्र में कार्य को। तो यहाँ पे बोलते हैं जो ये लोग होते हैं आधुनिक समाज के लोग, बोलते हैं ना ऐसा नहीं होगा, जो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। और आगे देखिए क्या कहता है, ये क्या है, ये आधुनिक समाज के लोग आप देख सकते हैं, ये भीमराव अंबेडकर है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए जो जाति प्रथा ये कोनो दूसरा इधर उधर नहीं है, ये क्या है, काम करने का ही दूसरा रूप है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर तो नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या डिबेट करता, बोलता नहीं इसीलिए हम कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आधुनिक समाज के लोग कहते हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर देखिए क्या कहते हैं, कहते देखिए भाई, अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बेटे बनेगा, मास्टर का बेटा ही मास्टर बनेगा, आप बताइए एक मजदूर का बेटा है, उनके पास योग्यता है कि ऊपर वो ऑफिसर बन सकता है, पंडित भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, लेकिन जो आधुनिक समाज के लोग हैं वो उनको बनने से रोक रहा है। तो बताइए क्या उस कार्य को, जो अपने अपने पिताजी का जो कार्य है वो लड़का अच्छी तरह से कर पाएगा, मन लगेगा उस कार्य में? तो बोलिए वो कार्य कैसे होगा, वो लड़का कैसे होगा? कमटालू हो जाएगा, कम टालू हो जाएगा, और वो मन लगाकर काम नहीं करेगा तो काम ज्यादा होगा कि काम कम होगा? आप बताइए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या कि काम ज्यादा होगा कि काम कम होगा? दूसरी बात ये बताइए कि जब आप काम के आधार पर जाति को बांट दे रहे हैं, आप एक नाई को एग्जाम्पल में ले लीजिए और एक ऑफिसर का बेटा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आपके यहाँ जाएगा तो आपकी दृष्टि में बताइए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो ऊंचे रैंक के होते हैं, जो उच्च समुदाय के लोग होते हैं। लेकिन जो बाल काटने वाला, क्या उनके लिए काम नहीं है? वो काम तो बराबर है, लेकिन वहां पे उनका सम्मान कम हो रहा है। कारण एक ही है कि आप इनको जाति प्रथा में बांट रहे हैं। ये गलत है, आप इनको खत्म करिए, इस प्रथा को खत्म करिए, और जो जिस लायक का है उस लायक का बनने दीजिए। जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, योग्य पुरुष राजा बनेगा, जिसमें योग्यता होगी वो राजा बनेगा। ये भीमराव अंबेडकर का कहना है, समझे? वही देखिएगा भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विरोधी है। देखिए श्रम विभाजन जो है समाज को श्रमिकों में बांट देता है, मतलब उच्च नीच में बांट देता है। और आगे देखिए विश्व के किसी भी देश में ये प्रथाएं नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर देश विदेश तो घूमते रहे हैं, तो इनको हर चीज पता है कि दूसरे देश में क्या हो रही है। इनका कहना है कि ये प्रथाएं सिर्फ केवल भारत में है, और सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय में ये देखा जाता है। उच्च नीच की भेदभाव, उच्च नीच की भेदभाव, जाति प्रथा है, ब्राह्मण है, ये अछूत है, ये डोम है, ये दुसाध है, ये केवट है, वो ये है, वो है। यही चीज को भीमराव अम्बेडकर रोकने के लिए चाहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न उतना अधिक समस्या नहीं है। आज जो बेरोजगार हो रहा है व्यक्ति, क्यों हो रहा है, कारण क्या है? यही श्रम विभाजन, जाति प्रथा। हम आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए चाह रहे हैं कि आप अपने मंदिर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मेरा भी आपका भी है। एक मानकर चलिए शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छे है,
अगर उसमें काम कराना है, हम एक ले लेते हैं हिंदू समुदाय के ही दो वर्गों को ले लेते हैं। हिंदू समुदाय के ही एक दलित वर्ग के हैं, हम लोग जिसे कहते हैं डोम कहते हैं, और एक ले लेते हैं ब्राह्मण जात के। और मंदिर में काम कराना, मानकर चलिए मिस्त्री का काम कराना है, और वहां पे जो डोम दुसाध के व्यक्ति हैं वो भी मिस्त्री हैं और योग्य मिस्त्री हैं, उनके पास बहुत अधिक नॉलेज है मिस्त्री के क्षेत्र में। वहीं ब्राह्मण जो है उनसे थोड़ा कम जानते हैं और काम उतना अच्छी तरह से नहीं करते हैं, थोड़ा सा बोलता है इधर उधर करके भाग जाता है ये। तो आप बताइए उन दोनों में आप किनको रखिएगा मंदिर में काम करने के लिए? थोड़ा सोचिएगा जरूर और कमेंट सेक्शन में जवाब भी दीजिएगा। आज नेता लोग भी इसी का फायदा उठा रहा है, समझे, यही चीज को रोक रहे हैं और बोल रहे हैं यहीं पे हो जाता उत्पन्न क्या, बेरोजगारी का। तो वही चीज यहाँ पे भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो जाति प्रथा है, जो श्रम विभाजन है, जो श्रम विभाजन जो और जाति प्रथा है, वो आज भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बन रहा है। जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है, जो नीच वर्ग के लोग हैं और वो गरीब होते जा रहा है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं और वो अमीर होते जा रहा है। इसी चीज को ये भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब राव रोकने के लिए चाहते हैं। आगे कह रहा है समाज में कम टालू और कम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है, यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर। तो ये सारे चीज डिबेट करते हैं आपके चैप्टर में। अब इनके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये फिर सुझाव भी देते हैं कि चलिए अगर हम ये सारा चीज कह रहे हैं कि समाज में ये नहीं होना चाहिए, समाज में ये नहीं होना चाहिए, समाज में वो नहीं होना चाहिए, आपके मन में तो फिर प्रश्न होगा ना कि आप बताइए, आप पूछिएगा ना भीमराव अंबेडकर से कि बताइए फिर समाज कैसे होना चाहिए, समाज कैसे होना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में एक सभ्य समाज का निर्माण वो कैसा होना चाहिए, एक सभ्य समाज जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें समता होना चाहिए, समानता, बराबर होना चाहिए, इक्वल, और उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे भ्रातृत्व होना चाहिए। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, एक दूसरे के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए ताकि हमारा समाज और अधिक मजबूत हो और हम अपने देश को और अधिक ऊंचे कर पाए, ऊंचे लेवल तक ले जा पाए। और यही जिस समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व होगा, वही समाज, वही देश एक अच्छा लोकतंत्र कहलाएगा। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि नियम कानून, सिर्फ आप नियम कानून चला दीजिए, ये लोकतंत्र नहीं होता कि लोगों के द्वारा चुने गए जो भी लोग होंगे, है ना, वो नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप लोकतंत्र का मतलब ये समझिए, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि समाज में भ्रातृत्व ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह दूध में पानी को मिला दिया जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक इसी तरह से होना चाहिए भ्रातृत्व, ताकि समाज के एक छोर पर अगर किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो तो वो समाज के दूसरे छोर तक वो संदेश पहुंच पाए और मिलकर उनका समझौता या उनका सुझाव किया जाए। ये था इस चैप्टर का सारा डिबेट। और आप अभी भी समाज में देखते होंगे आपके पापा जी जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप उनसे हटकर करने के लिए चाहिएगा तो बहुत सारे लोग आप पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये है समाज की जो पहचान है, आज आप ये समझे होंगे। आशा करते हैं ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा, इनके जीवन परिचय भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे ताकि वो भी समझ पाए, और वीडियो को लाइक भी कर दे। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए बने हुए हैं सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, और उनमें हम और अच्छी तरह से विशेष रूप से हर शब्द के ऊपर हम डिस्कस करेंगे
क्योंकि जब तक आपको शब्द समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। समझे? तो आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।